हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ्स, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का जो वीडियो है ये फीमेल के बारे में है। कई बार फीमेल में भी हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस पॉजिटिव आता है, जिसको मेडिकल भाषा में HSV1 एंड HSV2 पॉजिटिव आना। तो आज हम ये वीडियो में फीमेल में, महिलाओं में जो हर्पीस वायरस, जो हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस पॉजिटिव आता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये हर्पीस वायरस क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसका इन्फेक्शन कैसे लगता है, और इसमें प्राइमरी सिम्टम्स क्या आता है, और जो पूरा ना हो जाता है तो इसमें सिस्टेमेटिकली दर एक अंग पर इसकी क्या इफ़ेक्ट होती है, इसके लिए कौन से टेस्ट किया जाता है, और ये जो टेस्ट है उसको कैसे पढ़ा जाता है, और इसका क्या मैनेजमेंट है, और इसमें जो हम सुपरफिशियल नॉर्मल जो दवा यूज़ करते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस ये हम बाहर कोई संबंध बनाते हैं कोई इन्फेक्शन पर्सन के साथ, और जातीय समागम के साथ मेल और फीमेल आते हैं, और जो लोग इन्फेक्टेड है, सपोज फीमेल इन्फेक्टेड है तो मेल में ये वायरस कन्वर्ट हो जाता है, या मेल होता है और जो नॉर्मल फीमेल है इसको कांटेक्ट में आती है, तो ये वायरस जातीय संक्रमण से उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो कई बार हमारा कोई मिस्टेक्स हो, या हमको कोई नॉलेज नहीं हो, या हम कोई उन्माद में आ गए हो, या कोई यंग एज में कोई ऐसा हमने कोई स्टेप ले लिया हो, तो ऐसे ही तरह हमारा जो नॉलेज नहीं होने के कारण हम ऐसी बड़ी बीमारी में संक्रमित हो जाते हैं। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती है कि ऐसे वायरस से हम क्या मैरिज कर सकते हैं, या क्या हम हमारे बच्चे पैदा कर सकते हैं, हम मेरा जो हेल्दी पार्टनर के साथ रह सकते हैं। ऐसे सो मेनी क्वेश्चन होते हैं। कई बार लेडीज़ हमारे सेंटर में आके भी इसके बारे में चर्चा करती है, और बहुत मानसिक स्ट्रेस रहता है। तो इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वायरस को भी कंट्रोल किया जाता है। आप अच्छी तरह आपका फैमिली भी बना सकते हैं, आपके पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन में रह सकते हैं। तो ऐसे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको अवेयरनेस होना चाहिए। इसके लिए जो ट्रीटमेंट है, ये प्रॉपर जो ट्रीटमेंट देते हैं, तो ये वायरस आपको भी हार्म नहीं करेगा, आपका फैमिली को भी हार्म नहीं करेगा, आपके आने वाले बच्चों को भी हार्म नहीं करेगा। मित्रों, ये जेनेटल हर्पीस वायरस है। इसमें दो प्रकार के वायरस होते हैं, HSV1 एंड HSV2। सबसे पहले HSV1, ये हम कोई पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, तो हम किसिंग के थ्रू वन पार्टनर टू एनी अदर पार्टनर को किसिंग करते हैं, और इसकी सलाइवा तो आपके मुंह के सलाइवा के साथ टच होता है। तो इससे जरिए जो इन्फेक्टेड पर्सन है सलाइवा थ्रू, वो जो हेल्दी पर्सन है, जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको ये वायरस चला जाता है। और चला जाने के बाद 2-3 दिन के बाद उसको जो लिप्स होता है, लिप्स में आप फिगर में देख सकते हैं, उसको कोल्ड सोर आता है। कोल्ड सोर होना के मतलब ये आप टच करो तो कोई पेन नहीं होता है, पेन लेस। कई बार लिप्स पर कोई बॉइल्स आ जाता है, ब्लिस्टर आ जाता है, और कई बार तो ये ब्लिस्टर मुंह के अंदर भी होता है, कई बार बकल कैविटी में भी होता है, और कई बार तो जीभ के आजू बाजू में बार बार अल्सरेशंस होना, ये भी एक उसका चिन्ह है। तो हर्पीस HSV वायरस को कोल्ड सोर भी बोलता है। कई बार मुंह में भी खराब बदबू स्मेल आती है,
लॉन्ग टर्म जो HSV वायरस रहते हैं तो उसके जो दांत की जो कैविटी बन जाती है, दांतों में पायरिया हो जाना, मुंह में खराब वास आना, गले की समस्या रहती है, गले की पीठ की समस्या रहती है, कई बार डोक का दुखावा रहता है, कई बार आंखों में जलन होता है, आंख का नंबर बढ़ जाता है, एंग्जाइटी न्यूरोसिस जैसा होता है, गुस्सा आ जाना, ऐसे सब प्राइमरी सिम्टम रहता है। शुरुआत के तबक्के में दर्दी को खांसी चलता है, गले में ड्राइनेस चलता है, दर्दी को बार बार कुछ मीठा खाने की आदत रहती है और उसको बोलने में भी दिक्कत आती है, सांस लेने में भी दिक्कत आती है और कई बार एक्यूट स्टेज में फीवर भी आ जाता है। ऐसे ही जो लॉन्ग टर्म हमारा शरीर में रहता है और जातीय समागम में हम स्किन टू स्किन कांटेक्ट में मेल या फीमेल आते हैं और संबंध बनाते हैं और कई बार ये जो संबंध होता है नॉन प्रोटेक्टिव होता है, बिना कॉन्डम के साथ रहते हैं, तो ये हमारा जनन अंगों में से ये अंदर हमारा जो हेल्दी स्पर्म काउंट या हेल्दी स्पर्म है, ये लेडीज़ के पेशाब की जगह से उसके बॉडी में एंटर होता है, तो ये उसको हर्पीस जेनिटल वायरस HSV-2 बोलते हैं। और इसमें शुरुआत के तबक्के में दर्दी को और जो पेशाब के आजू बाजू में थोड़े ब्लिस्टर आ जाते हैं, रेडिश हो जाते हैं और कई बार स्मेल आता है, दर्दी को थोड़ा फ्लू लाइक सिम्टम आता है, बॉडी एक होता है, 2-3 दिन फीवर रहता है और हाथ पैर दुखता है, गले में सोस पड़ता है और बेचैनी लगता है। तो उस दर्दी को लगता है कि कोई वायरल इन्फेक्शन होएगा, नॉर्मल वायरस सर्दी के, वो दवा लेते नहीं है और ये टाइम से चला जाता है। पर 10-15 दिन के बाद फिर से ये ब्लिस्टर, लेडीज़ की जो पेशाब की मार्ग है, लेडीज़ का जो पेशाब में लिप्स होता है, ये लिप्स में कई बार अल्सर फॉर्म होता है, कई बार ब्लिस्टर हो जाता है, कई बार जो हैरी पार्ट में या गुदा में या कमर के आजू बाजू में या जो उसके बम से इसके ऊपर कई बार अल्सरेशन आ जाता है या कई बार ऊपर से रेडिस पार्ट जैसे मसे निकल आते हैं, ब्लिस्टर फॉर्म होता है, वही पार्ट में बहुत बदबूदार स्मेल आती है, पेशाब में भी जलन होती है और साथ में समागम करने के लिए उसको वेरी पेनफुल तकलीफ रहती है और इसके लिए वो अवॉइड करती है और इसके ज़रिए उनके फैमिली भी डिस्टर्ब रहती है उसको पार्टनर के साथ, क्योंकि वो इन्फेक्शन की वजह से जो पेशाब की नली का पार्ट ड्राइनेस हो जाता है, तो जब वो इंटरकोर्स करते हैं तो उनको बहुत पेनफुल या ब्लीडिंग भी हो जाता है, तो वो अवॉइड करती है। और इसी जरिए उसको जो ग्रोइन का पार्ट है, ये जो थापा है हमारा पक्का ऊपर का पार्ट है और जो पीठ का लोअर एंड पार्ट है, तो इसमें भी बहुत पेनफुल रहता है, कई बार चलने में भी मुश्किल आ जाती है और धीरे धीरे ये पार्ट बड़ा हो जाता है और दोनों साथर भी घिसते हैं। तो ये सब कुछ ये हर्पीस जेनिटल वायरस के लिए इन्फेक्शन है, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है यही एरिया में ज़्यादा लगता है। ये लॉन्ग टर्म रहता है तो हमारा जो शरीर में अलग अलग जो अंग है इसके ऊपर ज़्यादा इसका इफेक्ट आता है। सपोज़ हर्पीस का वायरस धीरे धीरे ये हमारा पेट के अंदर चला जाता है, तो हमारा जो गट बैक्टीरिया है, इंटेस्टिनल का जो लेयर है, इसमें एक गुड बैक्टीरिया होता है, ये धीरे धीरे वीक हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इससे जरिए हमके पेट की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, जैसे हम खाना खाने के बाद पेट टाइट हो जाना और पेट को फूलना, कितनी भी एक्सरसाइज करो तो वज़न घटता ही नहीं है और वज़न बढ़ता रहता है। और कई बार पेट एंड ओबेसिटी इतना बड़ा हो जाता है तो शर्म लगता है, कई बार लगता है कि प्रेग्नेंट वुमन है, इतना बड़ा हो जाता है। कमर का जो गिरावा है ये भी बढ़ जाता है, कई बार अपनी लेडीज़ को देखा होगा, तो यही प्रॉब्लम रहता है उसको। जो उसका पर्टिकुलरली लोअर पार्ट बॉडी का है, इसको कोर मसल्स है, ये वीक हो जाता है, थोड़ा भी चले तो थकान लगता है, वीकनेस लगता है, पैर भी वीक हो जाता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाता है, उसको पैर में खाली चढ़ना, सूजन आ जाना, पैर का शेप बदल जाना। जो मिडिल एज में या मेनोपॉज के स्टेज में उनको इन्फेक्शन लगा है तो ये यंग एज में उनको आर्थराइटिस हो जाता है और सारा शरीर में आर्थराइटिस का प्रॉब्लम रहता है।
और आर्थराइटिस में ऐसा लगता है कि उसको हड्डी घिस गई हो, या जो नी में कट आवाज़ आता है, पैर में स्वेलिंग आ जाता है, बार बार गिर जाना, मसल टैर हो जाना, सायाटिका की प्रॉब्लम रहती है, कई बार राइट साइड सायाटिका, लेफ्ट साइड सायाटिका रहती है, और यही प्रॉब्लम में कोई दवाई काम नहीं करता, ऐसा प्रॉब्लम रहता है। और पेट में पाचन नहीं होता, एसिडिटी हो जाना, बार बार यूरिन स्टूल जाना, बार बार डायरिया हो जाना, संडास में म्यूकस हो जाना, और उसमें जो फाट आती है वो बदबूदार फाट आती है, और सारा शरीर में उसका जो पर्स्पिरेशन है वो भी बैड स्मेल आ जाता है। ये जो क्रॉनिक रहता है बॉडी में, तो हार्ट पाल्पिटेशन बढ़ता है, घबराहट हो जाती है, चिंता वाला स्वभाव हो जाता है, नींद नहीं आती है, गुस्सा आ जाना, बेचैनी करना, ऐसे सेल्फिश बढ़ जाना, कहीं बाहर जाना है का तो वो बाहर नहीं जा पाती है क्योंकि उसको एक इन्फेटिक कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि उसका फेस का कॉम्प्लेक्स भी बिगड़ जाता है, फेस पर तिल आ जाता है, हाइपर पिगमेंटेशन आ जाता है, हेयर फॉलिंग्स हो जाता है, डैंड्रफ हो जाता है। ये सारी समस्या होने का कारण ये जितना वायरस बॉडी में जाता है वही करता है। ये कई बार वायरस हमारे आँखों में चला जाता है तो आँख का नंबर बढ़ा देता है, आँख में ड्राइनेस आ जाती है, कई बार आँख में आँख के जो कॉर्नल पार्ट होता है वो पेनफुल रहता है, कई बार नाक में भी होता है तो नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, छींकें चलती है, दर्दी एक बार जो सोता है तो एक बार जो नाक बंद हो जाता है, दूसरी बार जो सो जाता है तो दूसरी बार नाक बंद हो जाता है, तो सारी रात नींद करना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा भी नींद करे तो नाक बंद हो जाता है, गले में भी बोलने में भी दिक्कत होती है, उसको LPR लैरिंगोफेरेंजियल रिफ्लेक्स ज़्यादा होता है, क्योंकि इतनी सारी घरगथ्थू उपचार करते हैं, बाहर की दवा लेते हैं तो कोई दवा इफ़ेक्ट नहीं करती, और ये जो दवा जितना दवा लेते हैं तो वायरस उग्र होता है। तो जब तक डॉक्टर दर्दी का तासीर नहीं समझे तब तक ये रोग मिटना मुश्किल है। कहीं का दर्दी कोई पास्ट हिस्ट्री में कोई डॉक्टर पूछता ही नहीं है, खाली बोलता है हाँ ये ले लो, ये ले लो, ये दवा ले लो, आप ठीक हो जाओगे, ये टेस्ट कराओ, तो इससे रोग बॉडी में से हटता नहीं है। दर्दी को इंटरेक्ट करके पूछना पड़ता है कि भाई कितने साल से है, कैसे लगा, और शुरुआत कैसे हुई, ऑनसेट कैसे हुआ है, सब कुछ सिम्टम्स या मेंटल सिम्टम्स सब लेके जो होम्योपैथिक से दवा लेते हैं तो ये रोग धीरे 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 होके बॉडी में से चला जाता है। दूसरा ना, आपको लगता है कि भाई ये जो सिम्टम आए हैं और मैं जेनाइटल फीमेल जेनाइटल हर्पीस पॉजिटिव है तो क्या मैं मेरा नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं? तो 100% जी सकते हैं। ऐसा ये कॉन्टेक्स्ट से होता है, आपके बच्चों के साथ रहते हैं तो ये कोई वायरस ऐसे स्प्रेड नहीं करता है। कोई आपका जो आपका पर्टिकुलरली साथ में खाना खाते हैं या आपका कपड़े साथ में धोते हैं तो ये वायरस एक दूसरे को लगता नहीं है। ओनली इज अ ट्रैवल टू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इसलिए आप फैमिली के साथ भी रह सकते हैं। दूसरा, कई बार यंग लेडीज़ को जब पॉजिटिव आता है तो वो बोलता है कि सर क्या हम फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं? तो आपको दोनों को पहले तो आप जब मैरिड हो और एक पार्टनर पॉजिटिव है तो दूसरा पार्टनर 100% पॉजिटिव हो जाता है, तो दोनों को आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा और दोनों को ट्रीटमेंट में रह के आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, आप बच्चे के प्लानिंग कर सकते हैं। और जब बच्चा हो जाए और जब इंट्रायूट्राइन लाइफ मतलब पेट में बच्चा हो, इससे पहले आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। और जब इंट्रायूट्राइन लाइफ में से बच्चा जब तक नॉर्मल हो जाता है तो बच्चा नॉर्मल हो जाता है और बॉर्न भी नॉर्मल हो जाता है। नहीं तो कई बार एक बच्चे में इन्फेंटिल हर्पिस जेनाइटल वायरस का कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। बच्चे में कई बार कोई अंगुली नहीं होता है, कई बार मैडनेस बच्चा आता है, कई बार ऑटिस्टिक चाइल्ड होता है, कई बार सीपी चाइल्ड होता है, कई बार डाउन सिंड्रोम बच्चे आ जाते हैं, कई बार उसका मेंटली ग्रोथ अच्छा नहीं होता है, कई बार मंगोलियन चाइल्ड जैसा फेस जैसे बच्चे आ जाते हैं। ये कब सब कुछ जो वायरस है स्फोटक हर्पिस जेनाइटल वायरस के कारण हो। कई बार मेल पॉजिटिव होता है या कई बार फीमेल पॉजिटिव होती है और आने वाला बच्चा होता है तो कई बार ऐसे आ सकता है। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं हमारा में होम्योपैथिक में। कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाके आप प्रॉपरली ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। ये जो बोले ऐसे तरह आप ट्रीटमेंट लो, 3 महीने के बाद फिर से रिपोर्ट निकालिए, उनके साथ रहिए, देन एंड देन ये वायरस बॉडी में से वीक पड़ जाता है, हट जाता है।
इसमें 2 प्रकार की ट्रीटमेंट होती है। पहले सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, दर्दी का जो सिम्टम्स आया वो डिस्टर्बिस होता है। बाद में हम इम्यूनो बूस्टिंग दवा देते हैं, कई बार पहले से इम्यूनो बूस्टिंग दवा देते हैं। ये वेरियस टू वेरियस पेशेंट के इसकी सीवियरिटी, इसका कितना क्रॉनिसिटी है और पेशेंट की क्या एज है, ये सब टोटलिटी लेके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो इसके लिए कैसे टेस्ट करते हैं, तो इसके लिए खून में टेस्ट किया जाता है, कई बार स्वैब से भी टेस्ट किया जाता है। तो खून में टेस्ट की जांच होता है, इसमें HSV1, HSV2, IgG और IgM कराते हैं। तो ये इसका नॉर्मल वैल्यू क्या है, तो नॉर्मल वैल्यू जो HSV1 और 2 की है, ये 0.9 से नीचे होना चाहिए इंडेक्स जब टेस्ट कराते हैं। और इसमें HSV1 और HSV2 0.9 से नीचे होता है तो दर्दी को कोई इन्फेक्शन नहीं है। पर दर्दी को 0.9 to 1.1 होता है तो ये इन्फेक्शन है या नहीं है, इक्वल माना जाता है। पर ट्रीटमेंट तो लेना चाहिए, थोड़ा भी बढ़े तो कहेंगे ये वायरस है, कभी भी बढ़ सकता है। और पॉजिटिव कब होता है कि 1.1 से ज़्यादा हो या 1.2 से ज़्यादा हो तो उसको 100% ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो हम तो ऐसा बोलते हैं कि आपको 1.1 हो तो भी ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि वायरस ये हमारा कई बार सुसुप्त अवस्था में बॉडी में पड़े रहता है, तो बाद में स्फोटक बन जाता है। जब डिलीवरी होता है, जब हमारा हार्मोन्स लेवल्स एक एक्सट्रीम लेवल पे होता है, जब बॉन्स बच्चे को होता है, तब ये स्फोटक बन जाता है और ये कई बार इन्फेंटाइल जेनिटल हर्पीस में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों में भी ये उतरने का शक्यता रहती है। इससे क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, तो मैंने आगे बताया कि जो जो बच्चा है कई बार डिफेक्टिव हो सकता है, सारा केस में नहीं होता है। इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपने टेस्ट किया तो आपको मालूम पड़ा। तो ऐसे तो नंबर ऑफ़ फैमिली है उनको मालूम ही नहीं है उनको हर्पीस कोई पास्ट में वो रिलेशनशिप में आई हो, पर कोई उसको मालूम नहीं है कि इसको ये प्रॉब्लम्स है, तो भी नॉर्मल चाइल्ड होता है। ये तो ये सब कुछ ईश्वर ने सब मैनेज किया है, इसलिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर आप एजुकेटेड हो और नॉलेज जानते हैं तो आपको शॉर्ट ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और ये ट्रीटमेंट की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन कई बार ऐसा बनता है कि आप छोटा से छोटा फीवर आ जाए या छोटे से छोटा सपोज सर्दी खांसी भी हो जाए या डायरिया वॉमिटिंग हो जाए या आपको कोई ऑपरेशन करना पड़े और ऑपरेट करना पड़े, तो ये जल्दी रूज नहीं आता है। कई बार आप दर्दी को देखा होगा कि सामान्य भी ऑपरेशन करते तो और कॉम्प्लिकेशन 2-3 बार ऑपरेशन करता है जाके उसको ठीक होता है, और ठीक होने में भी दर्दी को लाइफ लॉन्ग चला जाता है। और इससे दर्दी को क्या आता है कि एंग्जाइटी होती है, फीवर कॉम्प्लेक्स हो जाता है, नमनेस हो जाती है, भूल जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। लेडीज़ कई बार उनके हस्बैंड के साथ खुलकर बात नहीं कर पाती है, गुस्से में आ जाती है। ये सब कुछ जो आने का प्रॉब्लम से वही है। कई बार पेनफुल मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो जाता है, कई बार इसमें से वेजिनल डिस्चार्ज ठीकी और बदबूदार आ जाता है, कई बार दर्दी को जॉइंट पेन हो जाता है, छोटी उम्र में भी आर्थराइटिस हो जाता है। आपको लगता है कि उनको 35 साल में इतना आर्थराइटिस कैसे आ गया, इतना तो काम भी घर में नहीं किया है और एक्सरसाइज भी करती है, तो भी ये जो बॉडी है ये सस्टेनेबल नहीं रह पाती है ड्यू टू वायरस का होने के कारण। आपको इसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज खाने का है, हेल्दी खाने का है, योग करने का है, फ्रूट्स खाने का है, ड्राई फ्रूट्स खाने का है, मेडिटेशन करने का है, और जो भी सिम्टम्स आए तो नॉन साइड इफ़ेक्ट वाली दवा लो। कई बार हम ऐसा प्रॉब्लम आता है तो हम एंटीवायरस ले लेते हैं तो शरीर में दब जाता है, तो धीरे धीरे ये शरीर की इम्यूनिटी खा जाता है। तो ऐसे जब सिम्टम्स आए तो हम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के पास जाके उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अभी तो आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक में MD तक पढ़े हुए डॉक्टर है, तो उनके अंडर में आप शॉर्ट ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो इससे आप ज़रूर बाहर आ सकते हैं, आपका फैमिली भी बन सकता है, आपका हैप्पी फैमिली भी बन सकता है, रिलेशनशिप आपके हस्बैंड के साथ अच्छा हो सकता है, आप हेल्दी रह सकते हैं। मित्रों, मेरा ये वीडियो
कैसा लगा, अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।